दिस बजट वो जो लार्जली भी डिक्टेटेड बाय आईएमएफ, उसकी जो मेजर चीजें हैं वो आईएमएफ सेट कर रहा होगा और कोई बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने की जो है वो तवक्को नहीं रखनी चाहिए इस बजट में, क्योंकि बजट के फौरी बाद हम लोग जो है वो एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाएंगे। तो जीडीपी में जो है वो बिल्कुल हम लोग इस साल जो है वो तकरीबन 2.5% की ग्रोथ देख रहे हैं। अगले साल एक्सपेक्टेड है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें थोड़ी सी बेहतरी हुई थी। अगर हम इस साल देखें तो एलएसएम के नंबर्स में इट्स अराउंड 0% ग्रोथ। कोई हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर देखें तो वो 9% है। 9% बहुत कम है, हमें बिल्कुल इस पे जो है वो वर्कआउट करने की जरूरत है। और ये सिर्फ सैलरी सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पूरे मुल्क के टैक्स के बोझ को जो है वो नहीं उठा सकता। तो जो भी अनटैक्स सेक्टर हैं, जो भी लोग टैक्स नेट में नहीं है, हमें उनको जो है वो बिल्कुल शामिल करना चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने रेवेन्यूज को जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ाना है और अपने एक्सपेंसेस को अगर हम बहुत एग्रेसिवली कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें होल्ड रखना है। तो अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जाएगी तो फिर ऑब्वियसली हम फिस्कल डेफिसिट में आगे जाते हुए जो है वो बेहतरी देखेंगे। हुकूमत को हुकूमती लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप करने चाहिए जहाँ से जो है वो हम अपनी आने वाली नस्लों से उस तरह के लोग जो है वो बना सकें जो आगे जाते हुए हमारे मुल्क की ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ जो है वो हमें सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं खजर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद हमने लास्ट ईयर भी बजट को डिस्कस किया था और दैट टाइम इट वाज ट्विटर स्पेसेस एंड अभी वी आर डूइंग इट वाया यूट्यूब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ताहिर भाई, अगर हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि what did you lead to this equity research side? Little bit background अगर आप शेयर कर दें। जी बिल्कुल। स्टॉक का जो है वो स्टार्ट से जो है वो थोड़ा सा जो है वो शौक था और ऑब्वियसली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस एक वो शुरू से शौक था। फिर अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इन फाइनेंस I joined Arif Habib Limited back in 2012 as a management trainee और फिर वहाँ से जो है वो कैरियर का स्टार्ट किया और अब जो है वो तकरीबन 12 साल बाद आई एम हेडिंग द रिसर्च डिवीजन एंड डायरेक्टर रिसर्च एट आरिफ हबीब लिमिटेड एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लिस्टेड सेक्टर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तार भाई, अगर हम मार्केट को देखें तो एक साल में ऑलमोस्ट 35,000 पॉइंट्स मार्केट ने अपसाइड दिखाई है। तो अगर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, ऑडियंस को रिमाइंड करवा दें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि मार्केट को 40,000 से लेके 75,000 पे ले गए एक साल के अंदर अंदर। जी देखें खजर भाई, पहले हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट जो थी वो नीचे क्यों आई थी। तो उसके ऑब्वियसली 2-3 बुनियादी रीजंस थे। अगर हम देखें तो जब हमारा लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम, इस एसबीए प्रोग्राम जो हमने लास्ट अभी कंक्लूड किया है, उससे पहले वाला प्रोग्राम जब डिले हुआ और फिर जो है वो इस तरह की बातें जो है वो स्टार्ट हुई कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। फिर ऑब्वियसली कमोडिटी सुपर साइकिल था जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, फूड प्राइसेस जो है वो बढ़ गई और हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो है वो कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो आया। तो उसकी वजह से हमारी अपनी गलतियां थी, कुछ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है वो जो हमारे मुल्क के मैक्रोज हैं वो खराब होते चले गए। और फिर ऑब्वियसली जब इस तरह की बातें होने लगी, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड जो थे वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट पे ट्रेड होने लगे और एक सेंटिमेंट इस तरीके का बन गया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जो है वो गॉड फॉरबिड डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ऑब्वियसली जब ये होने लगा और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि हमारी जो अर्निंग्स हैं, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है केएससी 100 इंडेक्स की,
वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़े जा रही थी। तो हमारे जो वैल्यूएशंस थी, जो हमारे मल्टीपल्स थे, वो इतने चीप हो गए, इतने अट्रैक्टिव हो गए कि मार्केट जो है वो, मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आई, बट जो रिस्क फैक्टर थे वो ज्यादा इनकॉर्पोरेट जो है वो इन्वेस्टर्स ने कर लिए ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस, जिसमें ऑब्वियसली एक आईएमएफ का बड़ा फैक्टर था कि प्रोग्राम डिले हो रहा है, फिर कुछ एक्सोजेनस फैक्टर थे, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको आप कह सकते हैं, फिर एक सेंटिमेंट था। तो वो इतने ज्यादा बिल्ड हो गए कि हमारी मार्केट जो है वो बहुत कम पी पे जो है वो ट्रेड होने लगी। हमारी मार्केट जो है वो तकरीबन 3.5 3.6 के पी पे आ गई, जो कि उस वक्त के पी से भी कम था जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और हमारे ऊपर सैंक्शंस जो है वो लगी थी, या इवन जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे भी नीचे जो है वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हमारा हो गया। फिर जैसे ही हमने जो है वो आईएमएफ का एक प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं $3 बिलियन का, वो साइन किया, सो थोड़ी सी जो है वो हो पाई। और वो ऑब्वियसली फिर हमारी जो इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीजें हुई जो, ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए, बट हम लोग एक तरीके से ट्रैक पे आना जो है वो शुरू हो गए। जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो मेरिट पे होना जो है वो टू एन एक्सटेंट स्टार्ट हो गए, और हम लोग आईएमएफ की गाइडेंस में जो है वो एक राइट डायरेक्शन में इकोनॉमी को जो है वो मूव करने लगे। तो उसके बाद हमने ये देखा कि चूंकि मार्केट की वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी और मल्टीपल्स बहुत ज्यादा लो थे, तो वहां से जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो खत्म हुआ, फिर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसर्न है जिसकी वजह से हम आईएमएफ में गए थे वो ईज ऑफ हुआ, फिर हमारे पास कुछ फॉरेन इनफ्लोज बायलेटरल स्पेसिफिकली सऊदी अरब से, यूएई से जो है वो आ गए। तो फिर जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ, तो मार्केट जो एक बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही थी, तो फिर हमने उसमें देखा एक मोमेंटम शुरू हुआ। और अगर हम देखें तो इस साल तकरीबन 85% मार्केट जो है वो बढ़ गई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोगों के कंसर्न थे, जो इन्वेस्टर के कंसर्न थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है, या पाकिस्तान में जो है वो महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली महंगाई की वजह से जो है वो बहुत इंक्रीज हो गए। तो ये सारे फैक्टर जब ईज ऑफ होना शुरू हुए तो हमने देखा कि मार्केट ने परफॉर्मेंस दी, और आई वुड से कि अब तक जो है वो मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू। अभी हर कोई बजट की बात कर रहा है और मार्केट भी शायद साइडवेज इसी वजह से है, बजट की वजह से। तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, एक लंबी लिस्ट है आज मेरे पास आपसे पूछने की, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रीफली एज अ समरी बता पाएं कि जो गवर्नमेंट ने फिस्कल मेजर्स इसमें प्रपोज किए हैं आने वाले बजट में, ये स्टॉक मार्केट को किस तरह इम्पैक्ट करेगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस इवेंट से कैसे नेविगेट करना चाहिए। जी, इसमें देखें, हमें जो है वो बजट जो है वो इस दफा जो है वो ट्रिकी होगा, ट्रिकी इन अ वे कि ऑब्वियसली हमने, एवरीबॉडी नोज के वी आर गोइंग इनटू अनदर आईएमएफ प्रोग्राम, और वो जो है वो हमारा बजट के बाद लाइक्लीहुड है कि हम उसका जो साइनिंग है वो बजट के बाद जो है वो कर रहे होंगे। सो इन नटशेल आईएमएफ जो है वो ऑब्वियसली उसकी सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं, जो कि वो डायरेक्शन देता है कंट्री को कि आपने इस सिम्त में ये डिसीजंस लेने हैं। कुछ उसमें प्री रैग होते हैं, कुछ ड्यूरिंग द प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऑन गोइंग होते हैं, उसको लेते हुए जो है वो आगे चलना है। तो हमारे साथ भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। आई डू बिलीव के दिस बजट वो लार्जली बी डिक्टेटेड बाय आईएमएफ, उसकी जो मेजर चीजें हैं वो आईएमएफ सेट कर रहा होगा, और कोई बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने की जो है वो तवक्को नहीं रखनी चाहिए इस बजट में, क्योंकि बजट के फौरी बाद हम लोग जो है वो एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाएंगे। दैट वुड बी अ बिगर प्रोग्राम, $7 से $8 बिलियन का जो है वो इसका साइज होगा, 3 से 4 साल का जो है वो टेनर होगा इसका। तो बहुत ज्यादा रियायत का ऑप्शन हुकूमत के पास है नहीं। हुकूमत बहुत ज्यादा रियायत जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि जनरल पब्लिक को जो है वो दे पाएगी। और जो मोटी मोटी इसमें चीजें हैं जो कि रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं, जो कि आपने अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं और जो अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करना है, वो लार्जली जो है वो आईएमएफ डिक्टेटेड। इस बजट में जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी, वो 4% तकरीबन प्रोजेक्ट किया है, और
उन्होंने ये भी अज्यूम किया कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन। तो आपको ये नंबर्स रियलिस्टिक लगते हैं? व्हाट इज योर व्यू अबाउट दीज बोथ नंबर्स? जी, खिज़र भाई, आपके सवाल के 2 पार्ट हैं, एक जीडीपी और एक इन्फ्लेशन। तो हम इसको एक-एक करके जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं। जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, तो देखें, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आई बिलीव रिसेंट टाइम में हाईएस्ट 38% तक सीपीआई की मैं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, वो गई थी। और लास्ट मंथ की जो रिपोर्टेड है वो तकरीबन 17% की है, और इस महीने की जो एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 13 से 13.5% की है। तो इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी नीचे आना शुरू हो गई है। अब उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑब्वियसली एक एक बास्केट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बास्केट है, उसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो कमोडिटीज हैं, डिफरेंट चीजें हैं जिसका वेट है। प्राइमरली ये जो है वो फूड ड्रिवन होती है, प्लस इसमें एनर्जी होती है, फिर इसके अलावा दूसरी चीजें होती हैं। सो अगर हम पिछले 1.5-2-2.5 साल का मवाजना करें, तो हमने अपने मुल्क में स्पेशली आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए हमने काफी फिस्कल एडजस्टमेंट जो है वो की हैं। फिस्कल एडजस्टमेंट से मेरा मतलब ये है कि हमने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट किया है, हमने बिजली के टैरिफ जो है वो 3 से 4 दफा जो है वो इंक्रीज किए हैं, हम क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट बिजली की जो है वो टाइमली बेसिस पे जो है वो कर रहे हैं, हमने गैस का टैरिफ जो है वो 3 दफा जो है वो रिवाइज किया है। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली वो काफी ऊपर जो है वो हमने देखा है कि इस साल भी हम देखें तो हाईएस्ट 38% तक जो है वो गई है। और उसके बाद चूंकि अब वो एडजस्टमेंट सारी ऊपर की तरफ हो गई हैं, तो अब उसमें जो भी चेंज है वो कोई बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम पहले की बात करें जब ये हमने फिजिकल एडजस्टमेंट नहीं की हुई थी। तो एक तो बुनियादी वजह यह है कि हमने बड़ी फिजिकल एडजस्टमेंट कर दी है, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में बिजली की या गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उनकी जो बढ़ने की रफ्तार है या जो क्वांटम है इंक्रीज का, वो जो है वो कम होगा। तो वो थोड़ा सा हमें सपोर्टिव रहेगा। दूसरी बात ये है कि हम पिछले साल ऑब्वियसली हमारा जो बेस है वो बहुत बड़ा है, तो जब भी बेस बड़ा होता है तो आपका जो बिकॉज आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन जो है वो देख रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वैसे ही कम हो जाएगा। सो जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, तो वी डू बिलीव के 2025 में दैट वुड बी फ्रॉम जुलाई 2024 टिल जून 2025 इन्फ्लेशन बढ़ने की जो औसत है वो तकरीबन 13.5 से 14% के करीब रहेगी, जो कि इस साल तकरीबन हम लोग 2024 में जो अभी हम जून पे क्लोज करेंगे वो 25% पे करेंगे। तो यस, हमें भी ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन में जो है वो डिक्लाइन होगा। जहां तक जीडीपी की बात है, तो जीडीपी में जो है वो बिल्कुल हम लोग इस साल जो है वो तकरीबन 2.5% की ग्रोथ देख रहे हैं। अगले साल एक्सपेक्टेड है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें थोड़ी सी बेहतरी हुई थी। अगर हम इस साल देखें तो एलएसएम के नंबर्स में इट्स अराउंड 0% ग्रोथ, कोई मेजर हमें ग्रोथ नजर नहीं है बिकॉज ऑफ दी हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। बट आगे जाते हुए हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा, साइमल्टेनियसली सर्विसेज भी और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो 3.5 से 4% जो है वो जीडीपी ग्रोथ हम 2025 में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग अचीव करें। तार भाई, इस बजट में गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की और बहुत सारी जो एग्जाम्पशंस हैं उनको ख़त्म करने की। तो इससे जो हमारी एक हमेशा से रही है इनफॉर्मल इकॉनमी, उस पे क्या असर पड़ेगा? वो कम होगी या वो बढ़ेगी? और देखें, बिल्कुल ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये टाइम टू टाइम जो है वो आईएमएफ भी इस बात को जो है वो हमें बाबर कराता रहता है कि जो आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज है, आपने उसको जो है वो रिड्यूस करना है, और आपने मैक्सिमम जो है वो लोगों को फाइलर्स बनाना है। और सिर्फ फाइलर्स नहीं बनाना, आपने अपने जो टैक्स बेस है उसको जो है वो ब्रॉडन करना है। अगर अभी आप देखें तो मोटा मोटा आधा मतलब 50% जो है वो हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और बाकी रिमेनिंग 50% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो ऑब्वियसली हमें जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो प्रमोट भी करना है, और उसको प्रमोट करने से पहले हमें ऑब्वियसली लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लेके आना है। तो बिल्कुल हमेशा से बात ऐसे ही होती है खिजर भाई के हुकूमत जो है वो टैक्स को ब्रॉडन करेगी, टैक्स नेट में लोगों को लेके आएगी, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि
एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे आसान तरीका होता है टैक्स कलेक्ट करने का, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो एफबीआई में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो हमें अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेके आना है, उन पे जो है वो कोई सीरियसनेस जो है वो नहीं शो की जाती, और बहुत आसानी के साथ जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है, किसी किस्म के सुपर टैक्स लगा दिए जाते हैं, जो सैलरीड क्लास है उस पर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाता है, और इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें जो है वो जीएसटी की मद में जो है वो टैक्स लगा दिया जाता है। लेकिन हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर देखें तो वो 9% है। 9% बहुत कम है, हमें बिल्कुल इस पे जो है वो वर्कआउट करने की जरूरत है। और ये सिर्फ सैलरी सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पूरे मुल्क के टैक्स के बोझ को जो है वो नहीं उठा सकता। तो जो भी अनटैक्स सेक्टर हैं, जो भी लोग टैक्स नेट में नहीं है, हमें उनको जो है वो बिल्कुल शामिल करना चाहिए। और हुकूमत इस दफा कोशिश भी कर रही है, आईएमएफ प्रोग्राम नया है, और उसका जो ब्रॉड उसका जो है वो थीम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा कुछ ना कुछ हुकूमत जो है वो इस बारे में कोई सही फैसला कर पाए, और हम लोग जो है वो अपने टैक्स टू जीडीपी को और इफेक्टिवली ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। तार भाई, इस बजट में हम देख रहे हैं कि शायद 9.3 ट्रिलियन रुपीस तक का फिस्कल डेफिसिट है। इसकी मेन वजह क्या है? क्या गवर्नमेंट आवाम की खिदमत कर रही है, पैसे खर्च कर रही है, या कोई और वजूहात हैं इस फिस्कल डेफिसिट की? और ये फिस्कल डेफिसिट किस तरह हमारी जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर असर अंदाज होगा? और इसको देख के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एक कॉन्फिडेंस है उसको आप किस तरह देखते हैं? जी खैदर भाई, देखिए अगर हम 2024 की बात करें पहले, तो 2024 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 8.99 ट्रिलियन के करीब जो है वो 2024 में भी रहेगा, विच इज अराउंड 7.5% ऑफ आर जीडीपी इन फिस्कल ईयर 24। अगले साल में ऑब्वियसली ये 9.8 9.9 का नंबर जो है वो कोट हो रहा है। बट अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो ये तकरीबन जो है वो 6.5% पे जो है वो आ जाएगा। बट नॉनदलेस ये जो है वो स्टिल ये बहुत बड़ा नंबर है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो मार्कअप पेमेंट्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल चार्जेस हैं, वो जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस साल अगले साल भी जो है वो तकरीबन 9.5 ट्रिलियन के जो है वो फाइनेंशियल चार्जेस हम जो है वो पे कर रहे होंगे। तो बिल्कुल ये जो है वो बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो है वो हिस्टोरिक हाई लेवल पे जो है वो मौजूद है, और फिर ऑब्वियसली ग्रेजुअली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नीचे आएंगे तो हमें थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिल सकता है। तो होता यही है कि दो कंपोनेंट होते हैं इसके। एक तो आपका जो डेट का स्टॉक होता है, आप जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट करते हो आपको उसको फंड करना पड़ता है। फंड करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप एक्सटर्नल बोरिंग लो या लोकल फंड करो। एक्सटर्नल बोरिंग हमें जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होती नहीं है। हम आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो हमें यह सपोर्ट मिल जाती है, फिर कुछ मल्टीलैटरल फ्लोज होते हैं या कुछ बायलैटरल फ्लोज होते हैं। बाकी हमारी रिलायंस जो है वो लोकल बोरिंग पे आ जाती है। लोकल बोरिंग पे आती है तो ऑब्वियसली फिर उसका भी फाइनेंशियल कॉस्ट पे जो है वो इम्पेक्ट आ रहा होता है। तो जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने रेवेन्यूज को जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ाना है, और अपने एक्सपेंसेस को अगर हम बहुत एग्रेसिवली कम नहीं कर सके तो एटलीस्ट उन्हें होल्ड रखना है। तो अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जाएगी तो फिर ऑब्वियसली हम फिस्कल डेफिसिट में आगे जाते हुए जो है वो बेहतरी देखेंगे। बट नॉनदलेस अगले साल इस साल की बनिस्बत अगले साल जैसे इस साल 7.5% ऑफ जीडीपी है फिस्कल डेफिसिट, अगले साल एक्सपेक्टेड है कि ये कम होकर 6.5% तक तो आ जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट के और भी हैं इरादे के नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए? शायद उसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स भी हैं और ये पीडीएल वगैरह भी है। ये मैयर मार्केट के किस सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेंगी? खैसर भाई देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू के मेजर जो पोर्शन होते हैं वो दो ही होते हैं। एक उसमें स्टेट बैंक का प्रॉफिट होता है जैसा अभी आपने बताया, दूसरा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है, फिर उसके बाद तीसरा जो है वो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज के डिविडेंड्स होते हैं, और बाकी फिर बहुत छोटे से अदर्स जो है वो कुछ होते हैं। तो मेजर कंपोनेंट यही होते हैं। सो इस साल स्टेट बैंक का प्रॉफिट तकरीबन 980 बिलियन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई रिकॉल करेक्टली 990 बिलियन का जो है वो इस साल का स्टेट बैंक का प्रॉफिट है। अच्छा, होता ये है कि स्टेट बैंक का प्रॉफिट जो है वो एक साल लैग के साथ जो है वो फिस्कल अकाउंट में हमारे रिफ्लेक्ट हो रहा है।
सो इस साल जो हुआ है 2024 में हमने जो इनकॉर्पोरेट किया है वो पिछले साल का एक्चुअली स्टेट बैंक का जो है वो प्रॉफिट है, और जो हम अगले साल करेंगे वो एक्चुअली इस साल का जो है वो प्रॉफिट है, वो तकरीबन 2.2 ट्रिलियन होगा। सो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये तकरीबन 1.3 ट्रिलियन से सालाना बेसिस पे जो है वो स्टेट बैंक के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह जो है वो इंटरेस्ट रेट का जो है वो बढ़ना और ऑब्वियसली करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसकी मद में भी तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल तकरीबन 1.1 ट्रिलियन रुपए जो है वो कलेक्ट होंगे। आपकी नॉलेज में है कि 60 रुपए पर लीटर इस वक्त पेट्रोल और डीजल पे जो है वो लेवी कलेक्ट होती है, और ये ऑब्वियसली अगले साल भी जो है पूरी कंटिन्यू करेगी अनलेस हुकूमत ने इसकी लिमिट को बढ़ा के 90 रुपए या 100 रुपए जो है बना दिया। तो अगर मैं आपको एक मोटा हिसाब बताऊं तो 30 रुपए अगर मैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को इंक्रीज करता हूं तो सालाना बेसिस पे 600 अरब रुपए का इम्पैक्ट जो है वो हुकूमत की किटी में जो है वो अवेलेबल होगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगले साल बजट में हुकूमत ने 60 के बजाय 90 कर दिया तो अभी जो मैंने 1.1 ट्रिलियन का नंबर दिया है वो बढ़ के 1.7 ट्रिलियन तक जाएगा। जहां तक ये बात रही कि कौन से सेक्टर उस पर इम्पैक्ट करते हैं, तो देखें ऑब्वियसली हमारी जो ऑयल सेल्स है ये चीज पेट्रोलियम और डीजल की सेल्स पे जो है वो प्राइसिंग में बिल्ड हो गई होती है, वो ऑलरेडी जो है वो आई थिंक 3-4 साल के लो पे जो है वो चल रही है। उसके अलग रीजन भी हैं अदर देन प्राइसिंग। एक तो ऑब्वियसली डिमांड श्रिंक हो गई है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन है, फिर स्मगलिंग का एलिमेंट है, बट ये इसका इम्पैक्ट जो है वो ओएनसी सेक्टर पे जो है वो डायरेक्टली आ रहा है। अच्छा, इस साल लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी पैसे रखने जा रही है पीएसडीपी के लिए, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इनको खर्च कर पाएगी पूरा, और अगर वो खर्च करते हैं या नहीं करते तो हमारे स्टील और सीमेंट सेक्टर पे ये किस तरह इम्पैक्ट करेगा? जी बिल्कुल, देखें पीएसडीपी जो है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है जो हमारी जो भी सीमेंट सेक्टर की डिमांड है, साइमल्टेनियसली स्टील सेक्टर की भी जो है वो डिमांड है। बट हमने देखा यही है, देखें अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखें रजब भाई, तो जब भी हमारी जीडीपी 4% से ज्यादा ग्रो की है तो जो हमारी सीमेंट की डिमांड है या स्टील की डिमांड है वो 2.5 टाइम ज्यादा बढ़ती है। तो जब जीडीपी 4% से बढ़ेगी तो सीमेंट की डिमांड 10% से बढ़ेगी आपके समझ में, और ऑब्वियसली पीएसडीपी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। बट द प्रॉब्लम है कि पीएसडीपी एलोकेशन तो बजट में हो जाती है, बट उसकी एक तो डिसबर्समेंट कितनी होती है ये चीज देखने वाली है, दूसरी ये चीज देखने वाली है कि वो जो डिसबर्समेंट हुई है वो पैसा सही जगह पे लगा भी है या नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अलमिया है हमारे मुल्क का कि ऐसा होता है कि पीएचडी की एलोकेशन भी हो जाती है, उसकी डिस्बर्समेंट भी हो जाती है, बट वो उस तरीके से जो है वो उन प्रोजेक्ट्स में नहीं लग पाता कि वो मुल्क के जीडीपी आउटपुट में कंट्रीब्यूट करे। तो उसका आसान हल जो है वो ये है जो कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो करते हैं या दूसरे और ममालिक फॉलो करते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को जो है वो पीएचडीपी के अंदर शामिल करो और पीएचडीपी के प्रोजेक्ट्स को जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो है वो लिंक करो। उसके दो फायदे हैं। उसके पहला बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपकी एलोकेशन होगी वो उस प्रोजेक्ट में लग भी रही होगी, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी और उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। और दूसरा एलिमेंट उसका इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें जो इस तरह के एलिगेशन पे करप्शन के आते हैं या अनयूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के आते हैं या ये तासुर दिया जाता है कि कुछ कुछ जगहों पे ज्यादा लग रहा है, कुछ जगहों पे कम लग रहा है, तो वो फैसले फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे तो वो एक्सपेक्टेड है कि मेरिट पे होंगे। तो आई थिंक पीएचडीपी को जो है वो हुकूमत को ये बहुत सीरियसली इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि पीएचडीपी का एक बड़ा पोर्शन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और काफ़ी हद तक मार्केट ने भी जो परफॉर्म किया है उसमें बैंक्स का भी बड़ा अच्छा रोल है। तो इस बजट में आपको क्या लगता है हमारे बैंक्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस हैं? देखिए बैंकिंग सेक्टर इस वक्त वैसे भी सबसे हाईएस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर है हमारे मुल्क का, और ऑलरेडी 39+10% का है, तकरीबन 50% जो है टैक्स दे रहा है। कुछ इस तरीके के डिफरेंट
सर्कल में वाइब्स हैं कि शायद जो जिस तरह पहले एडीआर पे टैक्सेशन का एलिमेंट आया था कि डिफरेंट स्लैब्स बना दी जाएं और जिन बैंक्स का एडीआर जो है वो कम है, एडीआर रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, उन पे जो है वो एडिशनल टैक्स हो। तो इस तरह का एक प्रपोजल है जो कि ऑब्वियसली स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, बट ऑब्वियसली बैंक्स उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं अपने एडीआर रेशियोज को जो है वो बढ़ा के। उसके अलावा ऑब्वियसली अगर देखें कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ता है या किसी किस्म का सुपर टैक्स की जो परसेंटेज है उसमें इजाफा होता है, तो वो थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता नहीं है कि ये जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को एट दिस पॉइंट इन टाइम बढ़ाना चाहिए, जब पिछले 2 साल से 1.5 2 साल से हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से वैसी इंडस्ट्री जो है वो काफी परेशानी का शिकार है। तो अब अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा तो हम और इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से जो है वो डिस्करेज जो है वो कर रहे हैं। ताहिर भाई, हमारा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसने कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया। आप इस सेक्टर के कौन से कोई ग्रोथ ड्राइवर्स या रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, और इस बजट में कोई चीज़ है जो कि इस सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करे? देखिए बिल्कुल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आई थिंक हमें उस पोटेंशियल को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। अब एट टाइम्स इस गवर्नमेंट ने, इससे पिछली वाली केयर टेकर हुकूमत ने, इससे पिछली वाली गवर्नमेंट ने जो है वो बार बार ये बात तो की है कि आईटी सेक्टर को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, बट जिस तरह हम जो है वो अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को जो है वो हमने पिछले 25-30 सालों में काफी ज्यादा जो है वो जगह दिया है, तो आई थिंक हमें थोड़ा सा फोकस जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर में जो है वो करने की जरूरत है। और उसमें ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें ये देखने की जरूरत है कि देखें टेक्नोलॉजी में होता यही है कि यहाँ पे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट केपेक्स तो नहीं है। बेसिकली जो होता ये है कि टेक्नोलॉजी में जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है वही बेसिकली आपका प्राइम एसेट होता है। तो आप इंडक्शन होती है ह्यूमन रिसोर्स की, उसकी ट्रेनिंग होती है, 1.5 से 2 साल उसकी ट्रेनिंग चलती है, जल्दी भी हो सकती है बट एक अगर एवरेज टाइम लगाए, और उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है आपकी सेल्स में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़े टैक्स इंसेंटिव देने चाहिए, बट आपको जो है वो कंपेटिटिव जो टैक्सेशन रिजीम है टेक्नोलॉजी की, उसको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, उसको फर्दर प्रमोट करना चाहिए, और आपको जो एजुकेशन है, जो टेक्नोलॉजी की एजुकेशन हासिल करने के लिए जो लोग विलिंगनेस रखते हैं, उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। उस तरफ जो है वो बजट की जो है वो कुछ एलोकेशन होनी चाहिए, और हुकूमत को हुकूमती लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप करने चाहिए जहाँ से जो है वो हम अपनी आने वाली नस्लों से उस तरह के लोग जो है वो बना सकें जो आगे जाते हुए हमारे मुल्क की ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ जो है वो हमें सपोर्ट। ताहिर भाई, जो आपने अभी बजट प्रीव्यू की रिपोर्ट एक रिलीज की है, दैट्स वेरी वेरी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। उसमें टेक सेक्टर से आपका जो एक पिक है वो है सिस्टम लिमिटेड। सो थोड़ा सा गाइड करेंगे कि सिस्टम के को हाईलाइट करने का क्या रैशनल है? जी, सिस्टम्स को हाईलाइट करने का देखें बहुत सिंपल सा रैशनल है। सिस्टम्स एक वाहिद ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसने हिस्टोरिकली जो सेल्स ग्रोथ है अपनी वो तकरीबन 30 से 35% जो है वो मेंटेन रखी है। अगर मैं पिछले 5 साल का इसका CAGR देखूं जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, तो वो 30 से 35% जो है वो ये कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखूं तो वो भी तकरीबन 20 से 25% जो है वो इंक्रीज हुई है। फिर अगर मैं इसका पोर्टफोलियो देखूं तो अच्छा बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, कुछ मिडल ईस्ट है, कुछ यूरोप साइड पे, कुछ यूएस की साइड पे, तो डाइवर्स रेवेन्यू मिक्स थी। फिर चौथी चीज ये कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कंपनी की वो बहुत अच्छी है। तो इस वजह से आई थिंक सिस्टम्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि जो भी एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है जिसपे आप जो है वो किसी भी स्टॉक को या कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, उसपे जो है वो उसका स्कोर बहुत अच्छा आता है। तो दैट द प्राइम रीजन कि हमने उसको pick आपने अपनी रिपोर्ट में भी एनर्जी सेक्टर को काफ़ी डिस्कस किया, और कल मैं बात कर रहा था डॉक्टर यासर साहब के साथ, तो वो भी, उनका भी फेवरेट जो सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर ही है।
लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर से, पार्टिसिपेंट से, तो वो हमेशा उनके कंसर्न्स रहते हैं अबाउट एनर्जी सेक्टर, बोथ एक्सप्लोरेशन और दूसरा पावर की तरफ भी। और ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, एक्सप्लोरेशन एंड पावर, ये न्यूज़ में भी रहते हैं। कभी हम सुनते हैं कि यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रही है और पीपीएल और ओजीडीसी वगैरह अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। समटाइम ये सर्कुलर डेट की न्यूज़ आती है, तो इधर पावर के जो स्टॉक्स हैं अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो एक तो बताएं कि क्या ये बजट इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस कर पाएगा, और दूसरा साथ ये भी बता दें कि आपकी जो हाइलाइट्स हैं एक्सप्लोरेशन में, वो पीपीएल ओजीडीसी हैं, तो क्या इनमें ये मटेरियलाइज हो पाएंगे सर्कुलर डेट के इश्यूज और यूएई वगैरह की अगर कोई इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा, हब को क्यों हाईलाइट किया है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समराइज किया रिगार्डिंग एनर्जी सेक्टर। तो फैज़ल साहब देखें, हमारे मुल्क में ऑब्वियसली सर्कुलर डेट का एक मसला है जो कि पिछले 8-10 साल से जो है वो चला आ रहा है, जो कि पावर सेक्टर में भी है, गैस सेक्टर में भी है। सो अगर मैं वन बाय वन करके उसको बाइफिकेट कर दूं, पहले अगर मैं गैस सेक्टर की बात करूं, ईएनबी सेक्टर की अगर हम देखें तो हमने देखा है पिछले 1.5 सालों में 3 गैस टैरिफ हाइक जो है हो गए। मोस्टली जो रिकरिंग सर्कुलर डेट है, जो इंक्रीमेंटल सर्कुलर डेट है, वो अब काफी हद तक जो है वो रुक गया है। इस वक्त आउटस्टैंडिंग सर्कुलर डेट का स्टॉक 2.9 ट्रिलियन है, जिसमें 2.1 प्रिंसिपल है और बाकी 800 अरब रुपए जो है वो मार्कअप कीमत में जो एलपीएस होता है वो है। तो सर्कुलर डेट के 2 पार्ट होते हैं, एक जो इंक्रीमेंटल बेसिस पे हर साल जमा हो रहा होता है, और दूसरा जो कि उस सर्कुलर डेट का स्टॉक होता है, यानी पुराना बना हो। तो एक काम तो इस हुकूमत ने, इससे पिछले वाली जो केयर टेकर हुकूमत थी, उन्होंने किया है कि उन्होंने सर्कुलर डेट का क्वांटम तो रोक दिया है। वो किस तरह रोका है कि उन्होंने गैस टैरिफ हाइक कर दिया है। अब आइडियली साल में 2 दफा जो है वो बिजली की कीमतें भी बढ़नी चाहिए, गैस की कीमतें भी बढ़नी चाहिए। बिजली की कीमतें नेपरा प्रपोज करता है, गैस की कीमतें ऑफर प्रपोज करता है। तो अगर हम इंक्रीमेंटल सर्कुलर डेट को भी रोकें और उसको फ्रीज कर दें, तो कंपनीज के जो कैश फ्लोज हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाएंगे। अभी ये जो 2 कंपनीज जिन्होंने आपने जिक्र किया है, ये 2-2, 2.25 के मल्टीपल पे जो है वो ट्रेड हो रही है। मार्केट इनको मल्टीपल देती ही कम इस वजह से है क्योंकि ये जो अर्निंग्स प्रोफाइल है, इसमें मार्केट को ये आइडिया है कि 60 से 70% अर्निंग कैश अर्निंग नहीं है। जब कैश अर्निंग नहीं है, इसका मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो रिसीवेबल में चली जाएगी और फिर वो साल साल की तरह वो मामला जो है वो सर्कुलर डेट की मद्देनजर हो जाएगा। बट अब चूंकि आपने इंक्रीमेंटल सर्कुलर डेट को रोक दिया है, इट मींस कि अब जो मेरी अर्निंग आ रही है वो काफी हद तक अर्निंग कैश अर्निंग हो गई है। तो काफी हद तक कैश अर्निंग हो गई है, इसका मतलब ये होगा कि मैं जो अपना पे आउट रेशियो है, जो कि मैं पहले हिस्टोरिकली 50-55% देता था, सर्कुलर डेट की वजह से मैं 15-20-25% पे आ गया था, तो मैं दोबारा से जो है वो बढ़ सकता हूँ। तो ये तो एक एलिमेंट है। फिर उसके अलावा ऑब्वियसली देखें, जो सर्कुलर डेट का स्टॉक है 2.9 ट्रिलियन का, उसमें भी एक ना एक दिन सॉल्व होना है, आप उसको जीरो वैल्यू तो नहीं दे सकते। तो वो भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को इस तरह की अरेंजमेंट करेगी, जैसा पहला हमने देखा कि लास्ट केयर टेकर सेटअप में भी एक तरह की डिविडेंड स्कीम जो है वो हो रही थी, जिससे सारे डिविडेंड आपस में नेट होते सर्कुलर डेट के स्टॉक को जो है वो कम। तो मेरी नजर में बिल्कुल स्टॉक ये दोनों जो है वो अच्छे हैं, मेरिट के स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। प्लस आप ये देखें ना, आप जो है वो एनालाइज करें किसी भी कंपनी को, तो आप 2-3 चीजें बड़ी देखते हैं ना। आप उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम देखते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम इन दोनों कंपनीज की डॉलराइज है। इट मीन्स कि हमारे मुल्क में जो हर वक्त एक अच्छा लगा रहता है कि करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, तो वो अगर डेप्रिशिएट होगी तो कंपनीज के रेवेन्यू बढ़े। दूसरी चीज ये कि इंटरेस्ट रेट 22% है। इंटरेस्ट रेट 22% है, इसका मतलब कोई भी लेवरेज कंपनी होगी तो उसको फाइनेंशियल चार्जेस की मद में जो है वो काफी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये सारी कंपनीज कैश रिच है और इनके पास जो है वो किसी भी किस्म का कोई डेट नहीं है, और
इनके जो है इनके पास इनके डॉलर्स हैं, तो वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सचेंज गेन ही आ रहा होता है। तो आई थिंक इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम ये जो वैल्यूएशन इस वक्त भी मौजूद है कंपनी की, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मेरे ख्याल में लोगों को जिस जिस तरह कॉन्फिडेंस आएगा कि ये रिकरिंग अर्निंग जो है वो कंपनीज की जो है वो अब कैश अर्निंग हो गई है काफी हद तक, और सर्कुलर डेट का स्टॉक नहीं बढ़ रहा, तो आई थिंक इनमें परफॉर्मेंस आ सकती है। अब आपका दूसरा सवाल, उसको मैं क्विकली समराइज कर दूंगा हप्पो को। तो हप्पो एक ऐसी वाहिद आईपीपी है जिसमें आपको आगे जाते हुए फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो नजर आता है। इसके अलावा जो भी आईपीपी लिस्टेड है उसमें ऐसा हमें कोई फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो नजर नहीं आती। तो उसकी बुनियादी वजह ये कि ऑब्वियसली हप्पो ने ऐसे प्रोजेक्ट टेकअप किए हुए थे जो कि अब मल्टीप्लाइज काफी हद तक जो है वो हो गए। आगे जाते हुए भी उनके काफी एम्बिशियस प्लान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक वाहिद ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको एक अच्छी टॉप नॉच डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी, उसके साथ उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी डाइवर्सिफाइड है, उसके बाद उसके आगे जाते हुए फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल भी जो है वो मौजूद है। और ऑब्वियसली जो स्पॉन्सर्स और मैनेजमेंट है वो बहुत एग्रेसिवली जो है वो तो इस वजह से जो है वो हमारा उस सेक्टर। ताहिर भाई, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि गवर्नमेंट जो कैपिटल गेन टैक्स है इसको बढ़ा दे और जो डिविडेंड्स पे टैक्स है उसको भी बढ़ा दे? अगर इस तरह कोई होता है तो हाउ विल इट इम्पैक्ट द मार्केट? देखें, आई थिंक प्रपोजल तो इसके ऑपोजिट हैं, बट हुकूमत जो है वो, जैसे हमने स्टार्ट में ये बात की कि वो इजी पे आउट की तरफ जो है वो जाती है कि जो बंदा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है या जो सेक्टर टैक्स दे रहा है उसको जो है वो और टैक्स का तो उससे और जो है उसका टैक्स रेट को इंक्रीज कर दो। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, बट मुझे इसका चांस जो है वो कम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखें तो ऑलरेडी जो है वो ये टैक्सेशन 15% की जो है वो डिविडेंड पे दी है, और सीजीटी भी जो है वो 15% के करीब है। मुझे इसके चांसेस जो है वो कम लगते हैं। बट अगर ये बढ़ बढ़ भी जाता है इन अ वे, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इंक्रीज हो गया, आई थिंक एक थोड़ा सा रिएक्शन आता है मार्केट में नेगेटिव, फिर मार्केट में अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है। अच्छा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कोई जीएसटी लगने के क्या चांसेस हैं? अगर वो जीएसटी लग जाती है तो ये ओएमसी के जो हमारे स्टॉक्स हैं उन पे किस तरह इम्पैक्ट होगा? और जो कि ऑलरेडी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिमांड 9-10 साल के लो पे चल रहे हैं ऑलरेडी। और फिर बहुत सारे लोग अब स्मगलिंग की भी बात करते हैं। तो आपकी टेक क्या है ऑन दिस पॉइंट? इसमें फिजर भाई दो चीजें हैं। देखिए, हुकूमत ने टैक्स तो लगाना है, अब उसकी शक्ल क्या होगी ये हुकूमत से डिसाइड करना है। 30 से 40 रुपए पर लीटर का टैक्स लगना है। अब आप उसे पीडीएल की मद में लगा दो, उससे भी जो है वो प्राइस तो उतनी बढ़ेगी, कि आप जीएसटी की मदों से 10 से 12% जीएसटी लगा दो तो प्राइस जो है वो तकरीबन 30 से 40 रुपए पर लीटर की करीब पड़ेगी। अब दोनों में फर्क क्या है? देखें, अगर हुकूमत ने एफबीआर का रेवेन्यू पूरा करना है, अगर एफबीआर का एक एग्रेसिव टारगेट आ जाता है, तो हुकूमत चाहेगी कि मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा, क्योंकि उससे होगा ये कि जीएसटी चूंकि एफबीआर के थ्रू कलेक्ट होता है, इन वे के एफबीआर के हेडर में आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो उससे एफबीआर के रेवेन्यू को सपोर्ट मिल जाएगी। मैंने अभी जिक्र किया 30 रुपए का इम्पैक्ट 600 अरब रुपए का है, तो हुकूमत के लिए बहुत आसान है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत ये चाहती है कि ये पैसे हुकूमत अपनी किटी में रखे, फेडरल हुकूमत अपनी किटी में रखे, क्योंकि एफबीआई का रेवेन्यू आपको पता है 58% तकरीबन प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो नेशनल किटी में फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ ज्यादा नहीं बचता। दूसरी तरफ अगर आपने पीडीएल बढ़ाया तो इट मीन्स कि वो हुकूमत के नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा और उसका एफबीआई से ताल्लुक नहीं होगा, और वो फायदा ये होगा कि वो फेडरल हुकूमत जो है वो खुद उसको स्पेंड कर सकेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो एक वो है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज तो होनी है। अगर मैं प्राइसेस वाइज देखूं तो प्राइसेस पीडीएल की मद में अगर मेरे लिए बढ़ाए गए आप 30 रुपए, तो तब भी मेरे लिए आवाम के लिए मुश्किल है, एक ही बात है। अगर आप जीएसटी के मद में बढ़ा दो तब भी आवाम के लिए मुश्किल है, और एक ही बात है। तो ये जो है वो थोड़ा सा हमें देखना होगा हुकूमत किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो जीएसटी लगा। ताहिर भाई, जो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है ये एक स्टडी फैक्टर कंसीडर होता है। आपकी रिपोर्ट में भी आपने एफएफसी को हाईलाइट किया है। तो अभी सुनने में भी ये आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट इन कोई टैक्स वगैरह की एग्जेम्पशंस, अगर सॉरी इसकी गैस वगैरह की कोई अगर करते हैं एग्जेम्पशंस वगैरह ख़त्म,
तो ये इस सेक्टर पे किस तरह इम्पैक्ट करेगा? इस सेक्टर के क्या हैं आपके ख्याल में ग्रोथ ड्राइवर्स एंड रिस्क फैक्टर्स? जी फिजर भाई, देखिए फर्टिलाइजर के हवाले से अगर हम देखें ना, तो फर्टिलाइजर पे जो गैस सस्ती अगर दी जाती थी, तो एक्चुअली होता ही ये था कि हमारे मुल्क में यूरिया की प्राइस भी जो है वो कम होती है। अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड निकालें तो यूरिया की प्राइस हमारे मुल्क में एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्राइस हमेशा से जो है वो सस्ती रही है। उसकी रीजन ये थी कि आपको गैस सस्ती दी जाती थी, तो एक तरीके की इनडायरेक्ट सब्सिडी फार्मर्स को जो है। अब हुकूमत ने इन कंसल्टेशन विद आईएमएफ डिसाइड किया है कि इस तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो जब इस तरह की सब्सिडी नहीं दी जा रही, तो आप देखें कि पिछले 1.5-2 सालों में यूरिया की प्राइस जो है वो 1800 रुपये से बढ़ के जो है वो 4200 4400 रुपये हो गई। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो गैस के टैरिफ है उनको जो है वो फर्टिलाइजर भी बढ़ाया गया है। तो लगता है ऐसा ये है कि आगे जाते हुए अगर कोई गैस की कीमत बढ़ेगी, तो फर्टिलाइजर सेक्टर उसको जो है वो कोशिश करेगा पास ऑन करने की। फर्टिलाइजर सेक्टर उसको जो है वो काफी इजीली पास ऑन कर देता है, बट ये उस वक्त तक कर सकता है जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले में हमारी प्राइसेस जो है वो नीचे रहती है। अगर कोई इस तरह का फैक्टर आया है, कोई बहुत एब्रप्ट इंक्रीज हो गया गैस प्राइसेस में, तो मुझे लगता नहीं है होगा। बट क्योंकि अब तक जितना इंक्रीज प्रपोज हुआ है उस तरफ से जो है वो आई थिंक ये 4-4.5% तक यहाँ ही होगा प्राइसेस, विच इज स्टिल बिलो एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल फर्टिलाइजर, स्पेशली यूरिया प्राइसेस। तो ये उसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा, होता यही है कि आप देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में डिमांड का मसला है। जो यूरिया है वो आपका जो है वो गिर जाता है 5.8 से लेके 6.3 मिलियन टन की एवरेज डिमांड आपकी उसमें होती है। हाँ, जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जिसको हम डीएपी कहते हैं, उसमें थोड़ा सा जो है वो ट्रेंड आता है बिकॉज ऑफ दी प्राइसेस, क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे हो गए। इस वजह से लोग थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं और सस्ती प्रोडक्ट्स पे जो है वो आने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर की डिमांड है वो एज इट इज रहेगी। उसमें कोई खास हम चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, स्पेशली नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, यूरिया की जो मैं बात। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक जो है वो एफएसपी है, एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम है उसकी। जो भी यूरिया वो बनाता है वो सेल ऑफ कर देता है, फिर ऑब्वियसली जो भी डाइवर्सिफिकेशन भी जो है वो कंपनी के अंदर मौजूद है। और वहां से भी जो है वो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कुछ रिन्यूएबल एनर्जी है, बैंकिंग सेक्टर है, कुछ फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, फिर इसके अलावा कुछ हर कोल में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस्ड कंपनी है, और आई थिंक मल्टीपल बाई जो है वो ये दूसरी कंपनी से ज्यादा करते हुए, तो यहाँ पर हमने इसको जो है। तार भाई, हम फार्मा सेक्टर में भी डीरेगुलेशंस की न्यूज़ सुन रहे थे पिछले दिनों में, और फार्मा के सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्म किया है। एक तो ये बताएं कि जब इस पे भी शायद जीएसटी लग जाए और डीरेगुलेशन की वजह से इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी प्रोडक्ट्स की, बट वो शायद फर्टिलाइज़र की तरह वो भी पास ऑन कर दें। बट ओवरऑल इस सेक्टर के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है आपने इसको शायद कवर नहीं किया इतना डिटेल में, कोई मुझे याद नहीं है कि कोई इस सेक्टर से आपकी कोई हाइलाइट्स हों। जी हेलो भाई, हमने इस पे अपडेट बिल्कुल निकाली थी जब ये डीरेगुलेशन वाला मामला आया था, और फिर ये ऑब्वियसली कोर्ट में भी चला गया था, तो खैर कोर्ट का डिसीजन भी आ गया था, हमने इसका अपडेट बिल्कुल किया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चक्कर ये है कि समझने की जरूरत है कि दो तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑब्वियसली एक तो जो है तो रेगुलर ड्रग्स है, जो कि अभी भी हुकूमत जो है वो उनकी प्राइसिंग सेट करेगी, और एक दूसरी तरीके के ड्रग्स जिनको बेसिकली डीरेगुलेट किया गया है, जो ओटीसी सॉर्ट ऑफ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होती हैं। तो दो हिस्से हैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के। एक अभी भी जो है वो बड़ा हिस्सा जो है वो रेगुलेटेड है, और बाकी जो दूसरा छोटा हिस्सा है जिसको हम ओटीसी ड्रग्स कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, उनको जो है वो डीरेगुलेट किया है। नॉनदलेस, अगर जैसे आपने खुद अभी कहा कि अगर ये जीएसटी इस तरह का लगता है तो वो पास ऑन किया जाएगा, तो ऑब्वियसली आई थिंक अव्वल तो ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं या इस तरह की ड्रग्स होती हैं, उससे हुकूमत को जो है थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट करेगा अगर इस तरह का जीएसटी 18% जो है वो उस पर लग जाता है। बट अगर लगता है तो ऑब्वियसली कंपनीज उसको जो है वो पास ऑन करने की कोशिश करेंगी, और आई थिंक उस पर जो है हुकूमत की तरफ से भी उनको नॉट मिल जाएगा, क्योंकि 18%
की कॉस्ट कोई कंपनी अपने ऊपर तो जो है वो बेयर नहीं करेगी। जहां तक डीरेगुलेटेड सेगमेंट की बात है तो यस, उसमें जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये लगता है तो ये इंक्रीज भी होगा, और अब चूंकि वो सेक्टर डीरेगुलेटेड है तो कुछ ओवर एंड अबव इंक्रीज भी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक गिवन द फैक्ट कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारी करेंसी मोर और लेस स्टेबल है, और डीरेगुलेशन भी जो है वो उन ड्रग्स की हो गई है जो प्राइमरीली ओबीसी होती हैं। तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो है वो लाइन लाइट में रहेगी। और आपके ख्याल में इसमें कोई इकोनॉमिक बनता है कुछ रैशनल, आई मीन इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है इस सेक्टर में? लेकिन जिन कंपनीज का हमें ये देखने की जरूरत है, जिन कंपनीज का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो डीरेगुलेटेड ड्रग्स की तरफ ज्यादा है, वो आई थिंक जो है वो ज्यादा फोकस में रहेंगी। बड़ी कंपनीज हैं जिनका जो है वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डीरेगुलेटेड हो गया है, तो वो ऑब्वियसली हम आगे जाते हुए उनकी मार्जिन जो है वो ज्यादा बेहतर देख सकते हैं कि वो ज्यादा तेजी से बढ़े। ताहिर भाई, अगर आप समराइज करें जो हमारा आने वाला बजट है, इससे कौन से सेक्टर्स जो हैं उनको फायदा होगा? विच सेक्टर्स विल बी फेवरेबल? देखिए, अगर हम इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाते हुए हुकूमत जो है वो थोड़ा सा जो है वो इकोनॉमी को एक्सपेंड होने देगी, तो ऑब्वियसली उसमें सिक्लिकल सेक्टर्स का जो है वो मेजर रोल रहेगा। और उसमें जो है वो सीमेंट भी आ जाता है, स्टील भी आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो कंसेंसस इज के इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए हैं, एंड वी डू एक्सपेक्ट मॉनेटरी ईजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2024, और अगर इसमें नहीं होता तो जुलाई तो श्योर शॉर्ट। तो हमें ऐसा लगता है कि जून में होगी, बट अगर जून में नहीं होती तो जुलाई में तो होनी होनी है। तो ऑब्वियसली इस तरह के सिनेरियो में जो कंपनीज जो हाईली लेवरेज्ड कंपनीज हैं उनको जो है वो हमें कंसिडर करना चाहिए। जहाँ तक बजट की बात है तो देखिए, बजट में ब्रॉडली अगर आप अक्रॉस द बोर्ड कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो सबके लिए जो है बिल्कुल मिल जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि अव्वल तो ऐसा होगा, और अगर हुआ भी तो इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे जो है वो नहीं आएगा। अगर सीजीटी या डिविडेंड पर टैक्स की बात हुई तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगी, बट मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी भी जो है वो कम लगती है। पीएचडीपी की एलोकेशन अच्छी होती है कि इस तरह के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स होते हैं तो अगेन वो सिमिलर स्टील के लिए जो है वो बेहतर होंगे। इसी तरीके के कुछ प्रपोजल ऑटो सेक्टर के लिए हैं कि ऑटो सेक्टर भी जो है वो इम्पोर्टेड गाड़ियों के जो है वो एडिशनल ड्यूटी जो है वो लगा दी जाए, तो उससे होगा ये कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और वो थोड़ा ऑटो सेक्टर के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी इसके अलावा मेजोरिटी जो भी प्रपोजल होते हैं सर, वो ज्यादातर जो है वो पास ऑन होते हैं। तो उससे थोड़ा होता ही है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी जो है वो मेरे साइड पे जो है वो हमारे मुल्क में चली जाती है, क्योंकि बजट मोस्टली इन्फ्लेशनरी होता है। तो जब इन्फ्लेशन होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो इम्पैक्ट मार्केट उस चीज का जो है, बट इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं 22% इंटरेस्ट रेट के साथ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉनेटरी ईजिंग का साइकिल स्टार्ट होगा, एंड वी एक्सपेक्ट अराउंड 5% डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट इन द नेक्स्ट। ताहिर भाई, कौन से ऐसे सेक्टर हैं इस बजट को मद्देनजर रखते हुए, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हमें अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्ट करना? देखिए, इसमें जो है वो आई थिंक सिक्लिकल्स पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, बिकॉज बजटरी मेजर्स भी कुछ ऐसे हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट का भी हमने जो है वो सब्सक्राइब किया है। तो सीमेंट में जो है वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रखना चाहिए। इसके अलावा स्टील सेक्टर जो है वो उसमें जो है वो इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो सीएनसीज हैं उनमें भी मुझे लगता है कि बजट के बाद जो है वो इस तरह की डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, जिससे जो है वो ये लाइमलाइट में हो। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो स्टेबल। कोई ऐसे रेड फ्लैग जिनसे अलर्ट रहना चाहिए और थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए? देखिए, किसी भी किस्म का कोई ऐसा टैक्स जो कि अनयूजुअल हो या जो प्रपोजल में ना हो, और हुकूमत अचानक से जो है वो किसी भी सेक्टर पे इम्पोज कर दे, तो उससे जो है वो वॉचफुल रहना चाहिए। आई थिंक ऐसा बैंकिंग सेक्टर में जो है वो इस तरह का कुछ प्रपोजल आ सकता है, तो वो थोड़ा सा जो है वो वॉच आउट रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा
अब तक जितने प्रपोजल आए कोई ऐसा बहुत नेगेटिव प्रपोजल मार्केट के लिए है नहीं। तो वी डू एक्सपेक्ट कि मार्केट के लिए जो है वो बजट मोस्टली न्यूट्रल रहेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली उसके बाद हमें देखना ये होगा कि बजट के बाद जब हम आईएमएफ के साथ नया मुआहदा साइन करेंगे तो उसकी मोडेलिटीज क्या है, मार्केट डायरेक्शन जो है वो वहां से लेगी। क्योंकि ये बात तो obviously अब इट्स क्वाइट क्लियर कि आईएमएफ बजट होगा और हम उसको पास करेंगे, उसके बाद ही हम जो है वो नए प्रोग्राम में हमें जो है वो हम उसको साइन कर पाएंगे। बट वो साइन जब हम कर लेंगे तो फिर उसकी मोडेलिटीज क्या हैं, उसके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं या उसके रिकरिंग इम्पैक्ट्स क्या हैं और उसमें क्या है वो आई थिंक मार्केट को जो है वो देखना होगा। आई थिंक मार्केट उसको पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि ऑब्वियसली आईएमएफ हमसे जो चीजें बोलता है ब्रॉडली स्पीकिंग तो वो इकोनॉमी के लिए मेरिट बेस्ड ही होती है। पर कुछ चीजें ऑब्वियसली हुकूमत शायद आईएमएफ को नहीं समझा पाती है, शायद आईएमएफ हुकूमत को नहीं समझा पाती, तो वहाँ पे ताहिर भाई, अगर आप मुनासिब समझे तो थोड़ा सा समराइज कर दें जो आपने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है, या उसका कोई क्विक टेक अवेज या एग्जेक्टिव समरी है, क्योंकि आई मे हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल बंदा तो नहीं हूँ। तो आप अगर मुनासिब समझे तो एक लिटिल बिट ब्रीफ दे दें अबाउट द अपकमिंग बजट। जी बिल्कुल। सो इन नटशेल बजट जो है वो मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि आईएमएफ डिक्टेटेड बजट होगा। बहुत ज्यादा जनरल पब्लिक को रिलीफ मिलने की जो है वो उम्मीद नहीं है। हुकूमत जो है वो एक बहुत ही टाइट बैलेंस जो है वो लेके चलने की कोशिश करेगी, जिसमें उसमें जो है वो आईएमएफ की कंडीशंस को भी पूरा करना है। फिर जो हमारी मिडिल क्लास है जो वेलफेयर के हुकूमत काम कर रही है उसको भी देखना है, ग्रोथ पे भी फोकस रखना है, टैक्स कलेक्शन का भी एग्रेसिव टारगेट है, फिर अपनी फाइनेंशियल चार्जेस को भी जो है वो मैनेज करना है और फिर ऑब्वियसली साथ साथ थोड़ा सा ग्रोथ का एलिमेंट भी करना है। एज फार एज मार्केट इज कंसर्न तो आई थिंक कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव प्रपोजल मार्केट के लिए नहीं है। और जो भी इस तरह के टैक्सेशन के एलिमेंट हैं दैट वुड बी पास्ड ऑन, बट उसका क्वांटम हमें जो है वो इन्वेस्टर्स को देखने की जरूरत है कि ये किस हद तक इन्फ्लेशनरी होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अभी मेरी अगले साल की इन्फ्लेशन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 13.5-14%, बजट आने के बाद ऑब्वियसली जो भी मामला होंगे, जो भी नए टैक्स लग रहे होंगे, जिस भी किस्म के प्रपोजल होंगे, उसके बाद मेरी इन्फ्लेशन कितनी आती है, चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, कहाँ कहाँ पास ऑन होता है, तो वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि मेरी इन्फ्लेशन को थोड़ा सा इंच अप करेगी। तो उसको जो है वो थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मॉनेटरी ईजिंग साइकिल एक्सपेक्टेड है डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशनरी बजट होगा, बट मॉनेटरी ईजिंग स्टार्ट होनी है। हम इस वक्त तकरीबन 9% स्पॉट बेसिस पे रियल इंटरेस्ट रेट पर जो है वो रन कर रहे हैं, विच इज नॉट फिजिबल फॉर एनी इकोनॉमी। तो हमें जो है वो अपनी इंटरेस्ट रेट को कट करने की जरूरत है। वो जून से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे स्टार्ट हो जाएगा, आगे जाते हुए अगर जून से नहीं हो जुलाई से हो जाएगा। तो इस इवेंट को वॉच आउट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में चले जाएंगे तो उसकी मोडेलिटीज आई थिंक बजट के बाद हमें देखने की जो है वो ज्यादा जरूरत है कि वो क्या क्या एरियाज हैं जिसपे आईएमएफ जो है वो फोकस करेगा और वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो उससे जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक डेप्रिसिएशन का एलिमेंट आ रहा था कि करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो सकती है। तो देखिए एनुअलाइज बेसिस पे आपको 5 से 6% डेप्रिसिएशन तो वैसे भी जो है वो करेंसी को कम्पिटिटिव रखने के लिए जो है वो करनी पड़ेगी। तो वो एलिमेंट जो है वो हमें नजर में रखना होगा। ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो आई थिंक फॉर अ मार्केट पर्सपेक्टिव बजट वुड लार्जली बी न्यूट्रल अनलेस कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करे किसी सेक्टर को। बट मार्केट के लिए जो है वो बजट जो है वो न्यूट्रल होगा। फिर जो आईएमएफ का प्रोग्राम होगा उसकी मोडेलिटीज पे आई थिंक मार्केट डायरेक्शन लेगी। मार्केट हैज बीन डूइंग वंडर्स इन द लास्ट 9-10 मंथ। मार्केट की जाती फीसद बढ़ चुकी है डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी रैली के बाद भी मार्केट का फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 4.1 टाइम्स है। मार्केट की डिविडेंड यील्ड जो है वो 14% है इस वक्त की। और मैं आपको एक अगर नंबर बताऊं तो 2019 में केएससी ऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए की थी। केएससी में जितनी लिस्टेड कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी 600 अरब रुपए की। सन 2023 में ये प्रॉफिटेबिलिटी हो गई 1.7 ट्रिलियन रुपए। आप ये समझें कि ये 2.5 गुना जो है वो प्रॉफिट कंपनी के बढ़ गए हैं
एंड दिस इज द रीजन कि मार्केट ने इतनी रैली की है, इंडेक्स जो है वो 40,000 से 75,000 हो गया है, बट हमारा प्राइस टू मल्टीपल अभी भी जो है वो 4.2 टाइम है। तो आई थिंक हम बड़े IMF में जाएंगे तो इकोनॉमी के लिए डिसीजंस कंटिन्यू होंगे मेरिट बेसिस पे, और अगर इकोनॉमिक डिसीजन बेहतर होते हैं तो आई थिंक मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है। Tahir bhai, my second last question is a bonus question for my retail fellow investors. आपकी टॉप पिक्स कौन सी होंगी? मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें से आई थिंक 90% जो स्टॉक्स आपने हाईलाइट किए थे, आई हैड वन फ्रॉम ईच सेक्टर. सो अगर आप कुछ अपनी टॉप पिक्स बता दें. जी, टॉपिक्स में अगर हम देखें तो ब्रॉडली अच्छी कंपनी है जो कि जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनके सेक्टर के फंडामेंटल अच्छे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, तो बेसिकली जो है वो एक टॉपिक कंपनी है. तो अगर हम देखें तो EMTs में ODD की BPL जो है वो हमारे टॉपिक है, फर्टिलाइजर में जो है वो FFC हमारा जो है वो टॉपिक है, एंग्रो. इसके साथ अगर हम सीमेंट में देखें तो सीमेंट हमारे थोड़े ज्यादा पिक हैं क्योंकि ये थोड़ा सा थीमेटिक जो है वो यहाँ पे आ रहा है, जिसमें लकी, PG, मेपल और फौजी सीमेंट है. इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल में देखें तो इंटरलूप और निशात चिनिया हमारा टॉपिक है. इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो सिस्टम हमारा टॉपिक है. इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो UPL, निजान, फेसल बैंक और HPL जो है. अच्छा, आपने फार्मा से शायद कोई नहीं हाईलाइट किया, और अगर हम ऑटो पार्ट्स वगैरह देखें तो कोई शायद नहीं किए. आई थिंक फार्मास्यूटिकल में जैसे हमने अभी इस बात पे जो है जो बात की थी, वो कंपनी जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डीरेगुलेट हो गया है, तो उन कंपनी में जो है वो AGQ फार्मा आ जाता है, उसमें जो है बात बन गया जाता है, उसमें जो है वो हेलियन फार्मास्यूटिकल जो है वो आ सकता है. आई थिंक वो ये 3 कंपनीज का मैंने नाम लिया, बाकी और कंपनीज भी होंगी, बट ये कंपनीज इनके पोर्टफोलियो का एक अच्छा चंक जो है वो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट का है, जो कि आगे जाते हमें लगता है कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर. ताहिर भाई, माय लास्ट क्वेश्चन, जो रिसर्च में आना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट्स में आना चाहते हैं, उनके लिए अगर कोई एडवाइस हो, हाउ कैन अ यंग ऑफ टुडे बिकम ताहिर अब्बास ऑफ टुमारो? देखिए, इसमें जो है वो रिसर्च में जो है वो बिल्कुल परस्यू करना चाहिए, और इसके जो है वो काफी ज्यादा जो है वो फवाइद हैं. मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो आप रिसर्च में जब काफी टाइम लगा लेते हो और आपकी ग्रेप जो है वो रिसर्च सेक्टर पे आ जाती है, तो आपका जो दुनिया को देखने का तरीका है ना, आपका दुनिया को देखने का जाविया ही चेंज हो जाता है. आप बसा औकात ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों में बैठते हो, वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो बात कर रहे हैं ये ऐसी बात है, एक्चुअली इसकी पीछे ये रीजन है. सो आपको जो काफी हद तक जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो दुनिया की कॉर्पोरेट सेक्टर की, डिफरेंट सेक्टर की इकोनॉमी की जो हकाइक हैं, वो पता चलते हैं, और उन हकाइक को मद्देनजर रखते हुए आप जो वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले रहे होंगे. तो बिल्कुल रिसर्च को जो है वो परस्यू करना चाहिए, और रिसर्च के साथ साथ इकोनॉमी को भी जो है देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमी को बिल्कुल साइड पे करते हो, सिर्फ जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स की रिसर्च करें. तो आई थिंक इकोनॉमी को और फॉलो बाय डिफरेंट सेक्टर्स को जो है वो देखना चाहिए. उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि जो कंपनी के एनुअल अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर बेतहाशा मालूमात होती है. ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितनी मालूमात को एक्सपेक्ट करना चाहता है. तो जो कंपनी अकाउंट्स हैं वो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली जो चार्ज स्टेटमेंट्स होती हैं और फिर उसके साथ नोट्स जो होते हैं, तो उनको जो है वो देखना जरूरी है. डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको जो है वो पढ़ना जरूरी है. फिर इसके अलावा डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती होती हैं उनको जो है वो देखना जरूरी है. और साथ साथ जो करंट बेसिस पे सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही होती है डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स के साथ, उनको जो है वो नजर में रखना चाहिए. तो अगर हम ये सब काम कंबाइन के जो है करेंगे तो हम एक अच्छे जो है वो रिसर्च कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई. थैंक यू साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनवाइटिंग.